हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक स्टडी। आज हम कक्षा 6 पार्ट 1 जिसका नाम मातृभूमि है उसका हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है पार्ट से, तो इसको देखते हैं। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। पहला, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? तो हिंद महासागर के लिए कविता में सिंधु जो शब्द है, ये शब्द आया है। ये आप इसका आगे स्टार बना लेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। दूसरा जो है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से इसको बताने किसकी सबसे ज़्यादा बात हुई है, किसके बारे में? भारत की प्रशंसा की गई है, या फिर भारत के महापुरुषों की जय की गई है, या फिर भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। इसका ऐसे मान तो सारे चीज़ें की बात की गई है, पर सबसे ज़्यादा भारत की प्राकृतिक सुंदरता जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया, आप उसे सही से पढ़ लीजिएगा। और हमने उसमें देखा भी था कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। इस बारे में हम लोग ज़्यादा उस पर प्रशंसा करें तो तीसरा उत्तर सटीक रहेगा। अब अगला है प्रश्न ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। तो इस उत्तर चुनने के लिए हम देखेंगे, आप इसका सही उत्तर बता दें। देखिए, पहला का उत्तर हमने सिंधु चुना। अब इसका लेकिन हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। हमने सिंधु इसलिए चुना कि अभी जो हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में है, वो उसका प्राचीन नाम सिंधु महासागर था। इसलिए हमने यहाँ पर पहले प्रश्न का सिंधु सही उत्तर चुना। दूसरे प्रश्न का उत्तर का कारण यह है कि मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय, पवन, घनी अमराइयों आदि की चर्चा अधिक की है। इसलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना ज़्यादा की गई है इस कविता में, इसलिए हमने तीसरा ऑप्शन इसको सही चुना। फिर अगला है मिलकर करें मिलान। ठीक है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो पहले यहाँ पर शब्द दिया गया है, यहाँ पर अर्थ या संदर्भ दिए गए हैं। तो हमें पहला इसमें से हिमालय, त्रिवेणी, मलय, पवन, सिंधु, गंगा, यमुना, रघुपति, श्री कृष्ण, सीता, गीता, गौतम बुद्ध, ये सब, इन सब से आपको इन सब में से आपको किसी एक को चुनना है। तो एक यहाँ पर है, एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों। यहाँ पर जो 10वां नंबर यहाँ पर दिया गया है, गौतम बुद्ध, ये इसके लिए हो जाएगा। इसे हम आपको दिखा देते हैं। 1 नंबर पर होगा
वसुदेव के पुत्र वासुदेव। वसुदेव के पुत्र वासुदेव जिन्हें कृष्णा भी श्री कृष्ण भी कहा जाता है, इसलिए इसका उत्तर दूसरे से मिलेगा। और भारत की प्रसिद्ध नदियों का वर्णन हमने देखा कि भी इसमें पांचवे वाले ऑप्शन किया गया है, गंगा यमुना, तो इसका मिलान तीसरे से होगा। और तीन नदियों की मिली हुई धारा संगम को हम लोग क्या कहते हैं? उसको त्रिवेणी कहते हैं। फिर श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र का नाम रघुवंशियों के राजा श्री राम जी थे, इसलिए यहाँ पर रघुपति से 5वां नंबर श्री रामचंद्र का एक नाम दशरथ के पुत्र पर होगा। और 6वां नंबर है दक्षिण भारत के हिमालय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, उनको हम लोग ने देखा था, उसको मलय पवन कहते हैं। फिर एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे, तो इन्हें हम लोग आमतौर पर गीता के नाम से जानते हैं। फिर समुद्र एक नदी का नाम हिंद महासागर, जिसे सिंधु भी कहा जाता है। जनक की पुत्री जानकी यानी माता सीता को कहा जाता है। भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला जो कि हिमालय है, तो इसको हमने पूरा कर लिया। अगला है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो जो पद है उसको पढ़ते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी और वह जन्मभूमि मेरी। तो इसका भावार्थ है कवि ने भारत को युद्ध भूमि कहा क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। जैसे कि आपने जानते हैं, महाभारत युद्ध भारत में भी हुआ था और भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आँच नहीं आने दी। फिर कवि ने भारत को बुद्धिमान कहा क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया। आत्मसम्मान व लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देते हैं। कवि ने इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा क्योंकि वह इस धरती पर जन्मे थे। फिर अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है सोच विचार के लिए। तो कौन नंबर देख रहे हैं? कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, कोयल कहाँ रहती है? तो कोयल कहाँ रहती थी? तो इसका उत्तर होगा कोयल घनी अमराइयों आम के बागों में रहती है। फिर अगला प्रश्न, तन मन कौन संवारता है? इसका उत्तर होगा मलय पवन तन मन संवारता है। झरने कहाँ से झरते हैं? जाहिर सी बात है, झरने तो भारत के ऊंची पहाड़ियों से ही झरते हैं। भारत की नहीं, मतलब विश्व के अनेक ऊंचे पहाड़ियों झरते हैं, पर यहाँ पर हम लोग भारत को इंडिकेट कर करेंगे। फिर श्री कृष्ण ने सुनाया था
श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? श्री कृष्ण ने भागवत गीता का सार दिया था। तो यहाँ पर इसको आप काट लीजिएगा। यहाँ पर होगा श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, और यहाँ पर होगा श्री कृष्ण ने अपनी वंशी गीता सुनाई थी। फिर गौतम ने किसका यश बढ़ाया? यश का मतलब होता है प्रसिद्धि। तो गौतम बुद्ध ने भारत का यश बढ़ाया। गौतम बुद्ध जी का जन्म भारत में हुआ था, तो जाहिर सी बात है गौतम बुद्ध भारत का ही यश बढ़ाएंगे। ख नंबर है, नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही हैं। तो इसका कहाँ कहाँ छटा छहर रही हैं, तो इसका उत्तर होगा हर कदम पर छटा छहर रही हैं। यहाँ पर दिया गया है पग पग। पग पग का मतलब होता है हर कदम पर, तो इसका उत्तर होगा हर कदम पर छटा छहर रही हैं। किसका पानी लहर रहा है? तो यहाँ पर दिया गया नदियाँ लहर रही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नदिया का पानी लहर रहा है। फिर अगला है कविता की रचना। एक पद्य दिया गया है, चलिए इसे भी पढ़ते हैं। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कविता की लय और सौंदर्य का बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों का थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, तो इसको आपको लिखना है और सारे शब्द। फिर इस कविता के शीर्षक जैसे लिखा। अगला है मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाले पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो चलिए इसको भी करते हैं। स्तंभ 1 यहाँ पर है, स्तंभ 2 पहला, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसका दूसरे से आप मिला लेंगे। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है। मैंने यानी कवि ने या फिर आपने, मैंने, सबने भी भारत पर ही जन्म लिया है, भूमि पर ही जन्म लेंगे, जाहिर सी बात है। वह भूमि मेरी माँ सम्मान है। दूसरा है, चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। तो इसका मिलान तीसरे से होगा। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। फिर तीसरा है, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं। यानी यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। तो आपको यहाँ से मिला लेना। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि वह पहले को दूसरे से मिलान होगा और दूसरे को तीसरे से और तीसरे को पहले से। ठीक है, लिख लीजिएगा अपनी पाठ्य पुस्तिका में। फिर अगला है अनुमान या कल्पना से। तो अपने समूह से मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं। कोयल क्यों पुकार रही हैं? किसे पुकार रही हैं? कैसे पुकार रही हैं? तो इसका हम लोग चलिए उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कोयल क्यों पुकार रही हैं?
कोयल अपने मधुर आवाज में वसंत ऋतु के आगमन का संकेत दे रही होंगी, या फिर वह प्रकृति की सुंदरता में अपनी खुशी व्यक्त कर रही होंगी। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा जो पूछा था प्रश्न, किसे पुकार रही होंगी, तो कोयल अपने साथी या फिर अन्य कोयलों को पुकार रही होंगी, या फिर शायद वह अपने घोंसले में अपने बच्चों को पुकार रही होंगी। फिर कैसे पुकार रही होगी, तो कोयल मधुर कोमल प्रिय आवाज में गाकर पुकार रही होगी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, ख नंबर है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। इस पर प्रश्न है, पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती हैं। इसका आप उत्तर लिख लीजिएगा। पहले का उत्तर होगा पवन किसका तन मन संवारती है, तो इसका उत्तर होगा मलय हवा सभी जीवों, मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य होगा, पशुओं, पक्षियों, वृक्ष, वनस्पतियों का तन मन संवारती हैं। दूसरा प्रश्न है, वह कैसे करती हैं, इसका उत्तर होगा यह मंद सुगंधित और शीतल हवा होती हैं जो गर्मी में ठंडक पहुंचाती हैं। यह मन को प्रसन्न कर देती हैं और तन को शीतलता प्रदान करती हैं। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक है शब्द के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसे भी। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छह रही हैं। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या फिर हर कदम। पर शब्दों में ऐसे ही कुछ जोड़ नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। तो चलिए देखते हैं। घर घर, पहला है घर घर, तो इसे आप लिख लीजिएगा हर घर। इसका उत्तर होगा हर घर। बाल बाल, बाल का मतलब बालक भी होता है, बाल का मतलब जो सिर पर बाल है उसे भी कह सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि हर बाल या फिर हर बालक। सास सास, इसे हम हर सास कहेंगे। और देश देश यानी हर देश। पर्वत पर्वत यानी हर पर्वत। ख नंबर है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। जैसे तप है तो इसका तप भूमि हो जाएगा, देव है तो देव भूमि होगा, भारत है तो भारत भूमि, जन्म है तो जन्म भूमि, कर्म है तो कर्म भूमि, कर्तव्य है तो कर्तव्य भूमि, मरु है तो मरु भूमि, मलय है तो मलय भूमि, मल्ल है तो मल्ल भूमि, यज्ञ है तो यज्ञ भूमि, रग है तो रग भूमि, रण है तो रण भूमि, सिद्ध है तो सिद्ध भूमि आदि। तो आप इनमें से कोई भी एक को यहाँ पर तप भूमि लिख दीजिएगा, यहाँ पर देव भूमि, यहाँ पर भारत भूमि, यहाँ पर जन्म भूमि, यहाँ पर कर्म भूमि, यहाँ पर कर्तव्य भूमि, यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर अगला है थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। इसके आगे देखते हैं। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों को सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा घड़ी। आप लिख दीजिएगा। जैसे हम लेते हैं कल, तो कल को हम लोग काल में भी बदल सकते। कल यानी आने वाला कल या कहते हैं, या फिर बीता हुआ कल भी हम लोग कह देते हैं। और काल, काल यानी इस समय बताता है, काल कैसा, भूतकाल है, भविष्य काल है, या फिर वर्तमान काल है। जैसे एक शब्द हो जाएगा चांदी, इसको हम चांद भी कह सकते हैं। जैसे एक और शब्द बन जाएगा दल और दाल। तो आ की मात्रा से जोड़ने से दल भी दल दाल में बदल गया।
या फिर हम ले लेते हैं मेल। मेल मतलब मिलना होता है, और मेल को हम लोग मेला भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं। फिर अगला है पाठ से आगे। आपकी बात क नंबर है। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। तो आप जहाँ भी रहते हैं, आप उसका प्राकृतिक सौंदर्य बता दीजिएगा, खान पान बता दीजिएगा, जलवायु बता दीजिएगा, उसका क्लाइमेट कंडीशन कैसा रहता है, वह प्रसिद्ध है कि प्रसिद्ध भी है। कोई भी तो हर एक स्थान अधिकतर प्रसिद्ध ही होता है, तो अगर आप भी जहाँ रहते हैं वो भी प्रसिद्ध ही होगा। तो आप जैसे मान लीजिए आप रहते हैं उत्तर भारत में, जैसे ले लेते हैं लखनऊ। तो लखनऊ हम लोग जानते हैं कि इसका हम बता देंगे कि लखनऊ जो है वो बहुत अच्छा शहर है। यहाँ पर यही उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन है, हम लोग बोल देंगे इसका जलवायु सही रहता है, समान रहता है, मॉडरेट रहता है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, ऐसे आप लिख दीजिएगा। ख नंबर है अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो आप या अपने घर के किसी सदस्य या फिर अपने मित्र के बारे में लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके अपने पिता के बारे में लिख दीजिएगा, तो आप बोलिएगा हमारे पिताजी जो हैं वो योगा करते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे पिताजी योगा करने से वो स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे आप शब्द बनाकर लिख दीजिएगा। आप वह काम करने जाते हैं, ये भी लिख दीजिएगा। बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। फिर है बंसी से। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र लिखिए। चित्र के नीचे लिखिए। जैसे पहला है तो हम यहाँ पर लिखिए। पहला है अल्गोना। तो पहला है अल्गोना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अल्गोना यहाँ पर शब्द बन जा रहा है। फिर दूसरा है बीन। बीन आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बन जा रहा है। फिर तीसरा जो है वो बांसुरी है। तो बांसुरी आप ये बन जा रहा है बांसुरी, ये बना लीजिएगा। फिर चौथा है सींगी। सींगी भी एक फूंक कर मतलब हवा मांग कर फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। यहाँ पर सींगी हो जाएगा। फिर शहनाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं शहनाई बना हुआ है। फिर नाद यहाँ पर बना हुआ है। फिर बकोरा। बकोरा भी एक यंत्री है, यहाँ पर बकोरा बन जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं। और एक और बच गया शंख। शंख यहाँ पर है। तो ये आप ये जो है इसके नीचे आप लिख दीजिएगा। इसके नीचे आप इसको यहाँ पर जो बनाया था ये था अल्गोना लिख दीजिएगा। यहाँ पर बीन था, ये अल्गोना था, ये बीन था, ये बांसुरी था, ये सींग था, ये शहनाई, ये नाद, ये बकोरा, ये शंख। आप ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पर। आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं,
आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है। यहाँ पर क्रम संख्या है, ये अक्षर हैं, ये शब्द हैं। तो पहला शब्द है स म ह ग र। तो यहाँ पे देखिए म ले लिए, ह पर आ की मात्रा लगाकर हा बना दिए, फिर स पर भी आ की मात्रा लगाकर सा बना दिया, ग र महासागर हो गया। है ह म य ल। तो ह पर हम ई की मात्रा लगाकर ही, फिर म पर आ की मात्रा मा, फिर ल, फिर य, जिसे हिमालय बन जाएगा। ग है तो यहाँ पर यहाँ की मात्रा लगाकर गंगा बना देंगे। भ त र है तो इसको हम